अंडरस्टैंडिंग वर्क ग्रुप्स एंड टीम्स। सबसे पहले तो वी नीड टू नो कि ग्रुप किसको कहते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट वर्क ग्रुप्स, और उसके बाद इसके टाइप्स और ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन से ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ग्रुप बनता है, या ग्रुप बनने में कौन से डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्रुप कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो कि इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और ये जो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं, ये कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इकट्ठे होते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि अगर एक फ्रेंड्स हैं कुछ दो चार पाँच, वो कहीं पे आउटिंग के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आउटिंग विल बी देयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए वो सारे इकट्ठे हुए एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सपोज आपने बारबेक्यू का प्लान भी साथ बनाया हुआ है और उसके लिए कौन क्या करेगा वो आपने आपस में टास्क को डिवाइड कर रखा होता है, और सारे मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल या वर्क ग्रुप्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाता है। सपोज कोई एडमिशन करना है या कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन ने फेस किया है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी सेल्स कम हो गई है, या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स कम होना शुरू हो गए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है दैट विल बी द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ग्रुप। और उसमें अब क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा, उनको जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से चूज किया जाएगा और एक ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, जिसका पर्पस क्या होगा, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। अब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे की कैपेसिटीज़ जो हैं उसके थ्रू वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। फिर समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि किसी एक ने जो है वो प्लान करना है और उस प्लान की एग्जीक्यूशन किसी सेकंड इंडिविजुअल ने करनी है। तो जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाएगा कि प्रॉब्लम को प्रॉपर जो आपने प्लान किया उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम। तो इस तरह से अगर प्लानर ने अच्छी प्लानिंग नहीं की होगी तो एग्जीक्यूशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी, एग्जीक्यूशन इफेक्टिव नहीं होगी, तो प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए आपने सारे रिसोर्सेज को एलोकेट किया है या सेटअप चेंज किया है या एम्प्लॉयज़ को आपने इंगेज किया है, उनकी एक्टिविटीज़ को चेंज किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेंज किया है या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको हैंड ओवर की हैं, वो सब करने के बावजूद प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड कर रही है अपने से पिछले या जो भी प्रायर एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होगी, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होगी या फिर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है या प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन वो भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से वो बार बार फिर प्लानिंग, अगर एक प्लानर है उसने प्लानिंग की है प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है या सेल्स कैसे इंक्रीज की जा सकती है, उसके बाद जो नेक्स्ट है एग्जीक्यूट कर रहा होगा प्लान को, तो वो फिर साइड बाय साइड देख रहा होगा कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर ही हैज़ टू कांटेक्ट द सेम प्लानर कि यहाँ पे जो आपने स्टेप बताए हैं वो फीजिबल नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, देन अगेन ही हैज़ टू चेंज और मॉडिफाई द प्लानिंग। तो इस तरह से वो एक दूसरे के साथ स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस इंटरडिपेंडेंट भी होती है, और ये एक स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के
बिहाफ पे कोई भी डिसीजन मेक करने के लिए, या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कोई डिसीजन अगर लेना चाह रहा हो, या किसी भी ऐसे टारगेट के लिए या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, अगर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और वो स्पेशल प्रोजेक्ट उनसे परफॉर्म करवाया जाएगा, तो दैट विल बी नोन एज वर्क ग्रुप। अब वो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप बनाया गया। वंस द टास्क इज कंप्लीटेड, ग्रुप जो है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए या उसी स्पेशल टास्क के लिए उन एक्सपर्ट्स को जो है वो इकट्ठा किया गया था। अब क्या ग्रुप्स की टाइप्स होती हैं, या अगर होती हैं तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रुप। एक है फॉर्मल ग्रुप, एक है इनफॉर्मल ग्रुप। वेन एवर वी टॉक अबाउट फॉर्मल, वो कोई भी चीज़ हो, दैट मीन्स इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। इनफॉर्मल जहाँ पे भी आता है, वो इनफॉर्मल सेटअप हो, वो ग्रुप हो, टीम हो, कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, उसमें रूल्स रेगुलेशंस और कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिसिंग होती है, वो ऐसी नहीं होती, उसमें हर बंदा इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फॉर्मल ग्रुप्स क्या हुए? डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मुलेट किया गया है, या ऑर्गेनाइजेशन को वो एक ग्रुप बनाना पड़ा क्योंकि उसने उस ग्रुप से एक स्पेसिफिक टास्क अचीव करवाना है। विद डेजिग्नेटेड वर्क असाइनमेंट्स इस्टेब्लिशिंग टास्क। अब ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया होता है कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स को इकट्ठा किया जाएगा, और उसमें उन इंडिविजुअल्स को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर की जाएंगी और कौन सा टास्क उनसे परफॉर्म करवाया जाएगा। अब ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो इसको डिफाइन कर रहा है या इस ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा है, उसके लिए टास्क और प्रोसीजर्स डिफाइन कर रहा होगा। दैट मीन्स कि ग्रुप किस तरह से काम करेगा, उसके अंदर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किन इंडिविजुअल्स को हैंड ओवर की जाएंगी, परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें रूल्स रेगुलेशन विल बी मेड फॉर द ग्रुप बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ऑब्वियसली वेन एवर देयर इज अ ग्रुप या मोर देन टू इंडिविजुअल्स जब उसके अंदर आते हैं, तो उसमें फिर कुछ बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं अमंग ग्रुप मेंबर्स। हो सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, उनकी परसेप्शन की वजह से, जो भी इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं ओबी के अंदर, उनकी वजह से उनमें इनकम्पैटिबिलिटीज आ सकती हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, और हो सकता है जिस टास्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इकट्ठा किया है वो टास्क अचीव ना हो पाए ड्यू टू देयर पर्सनल क्लैशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब किस तरह से बिहेव करना है व्हेन यू आर अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल जिसके लिए आपको इकट्ठा किया गया है वो आपने किस तरह से अकम्प्लिश करना है, दैट अगेन विल बी टोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल है 6 मेंबर्स ऑफ एन एयरलाइन फ्लाइट क्रू आर अ फॉर्मल ग्रुप। अब एयरलाइन फ्लाइट का जो क्रू है उसको ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया हुआ है, ये एक ग्रुप है जो कि एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी टू दी पैसेंजर, और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो उनको असाइन कर दी गई है। एयर होस्टेस है, पायलट है, इसके अलावा जो भी वर्कर्स हैं वो क्या क्या काम कर रहे होंगे, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। और पर्पस क्या है उनका, जो भी उनके पैसेंजर्स हैं उनको सेफ एंड साउंड बाय अलॉन्ग विथ प्रोविजन ऑफ गुड सर्विसेज, वो उनको उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो फ्लाइट क्रू है वो बनाया।
उसके लिए डिफरेंट लोगों को चूज़ किया। तो ये है एक फॉर्मल ग्रुप। इसी तरह से हम अगर डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, प्लस उनको रिटेन रखना। अट्रैक्ट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना और कस्टमर्स को रिटेन रखना, ये 3 ड्यूटीज़ हैं, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अचीव करने के लिए पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया जाता है। उस डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्मली जो लोग हायर किए जाते हैं उनमें से हर एक की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड होती हैं और वो उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज़ रखते होते हैं और ये हर दफ़ा वो काम परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। फिर इनके मंथली एनुअल बेसिस पे जो हैं वो डिफरेंट गोल्स ऑर्गेनाइजेशन ही सेट कर रही है। अब कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कौन सा इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा, कौन से जॉब टाइटल के अंडर, और उसके लिए कितने रिसोर्सेज उसको एलोकेट किए जाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, कौन किसकी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होगा, everything will be decided by the organization. So this is a type of formal group. अब इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्मल ग्रुप से डिफरेंट कैसे होते हैं या क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, इसके लिए वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। Informal group is neither formally structured nor organizationally determined. ना तो ये ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर में आता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं वो फॉर्मल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा और फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ये फॉर्मल ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन बता रही होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में ये चीज़ें आती हैं कि किस तरह से काम जो टास्क हैं उसको डिवाइड किया जाएगा, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो इनफॉर्मल ग्रुप है ये फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होते हैं और ना ही ये ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन करती हैं। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं बनाती, बल्कि ये वो ग्रुप हैं जो कि नेचुरल बेसिस पे फॉर्म हो जाते हैं किसी भी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे आपका क्लासरूम है, इफ़ यू आर सिटिंग विद द सेम स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास, तो पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं लोगों के साथ आपकी गपशप चिट चैट स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप आउटिंग के लिए जा रहे होंगे, कैफ़े इकट्ठे जा रहे होंगे, तो ये आपका एक नेचुरल फॉर्मेशन बन गया। या आपने देखा क्लासमेट्स में से जिनकी नेचर आपकी जैसी है, जिनके साथ आपकी सिमिलैरिटी ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा और फिर फाइनली आपका एक ग्रुप जो है वो बन जाएगा। फिर आप कैफ़े इकट्ठे जा रहे हैं, आउटिंग के लिए इकट्ठे जा रहे हैं, वट एवर यू आर प्लानिंग फॉर, उसमें आप मिलजुल के आपस में खुद से डिसाइड करते हैं, तो ये नेचुरल फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स जो हैं वो बनते हैं वो एम्प्लॉयज़ के जो कि आपस में कोलीग्स होते हैं या एक ही केबिन में बैठे होते हैं या जिनमें डिस्टेंस कम होता है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि उनके साथ इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होगा, तो आपको एक आइडियल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू नो अबाउट दी कोलीग। आप उनके साथ चिट चैट करते हैं, आपको समझ आती है कि ठीक है हमारी सिमिलैरिटी ज़्यादा हैं, फिर 2-4 जितने भी आपके सराउंडिंग में लोग बैठते हैं उनके साथ क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो कहीं न कहीं एक दूसरे को जानने के बाद अपने एडजस्टमेंट्स आप खुद कर लेते हैं कि ठीक है ये टॉपिक पे जो आपका फ़लाँ कोलीग है वो हाइपर हो जाता है, तो यू विल स्टॉप डिस्कसिंग दैट स्पेसिफिक टॉपिक। कोई और है इसी तरह से वो जिस टॉपिक को डिसलाइक करता है, यू विल स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक। तो आपकी एडजस्टमेंट्स आपस में शुरू हो जाती है, तो नेचुरल फॉर्मेशन आपकी हो जाती है एक वर्क सेटअप के अंदर। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जैसे ऑफिस में कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो लव टू टेक टी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो उनका एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि वो कॉफ़ी बनाने के लिए अब एक जाएगा तो दूसरे भी वो पूछेंगे, सारे कॉफ़ी लवर्स इकट्ठे कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे या बनाएंगे, एक उनमें से बना रहा होगा सबके लिए और सब मिलके इंजॉय करेंगे।
जो टी लवर्स हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो फाउंडेशन जो है या बेसिस जो हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स की, दैट कैन बी डिफरेंट। अब इसमें सोशल कॉन्टेक्ट्स ज़्यादा होते हैं आपके, आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा वो उन लोगों के साथ आपकी इनफॉर्मल ग्रुपिंग हो जाती है और इनफॉर्मल ग्रुप आपका बनना शुरू हो जाता है। तो कैफ़े में बैठ के जो भी लोग सपोज जो स्मोकर्स हैं वो इकट्ठे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, या स्मोकिंग जोन अगर ऑर्गेनाइजेशन में बनी है तो सारे स्मोकर्स एक ही टाइम पे जब जब जाएंगे वो देखते हैं कि ठीक है ही इज़ द पर्सन इज़ ऑल्सो अ स्मोकर, तो गपशप शुरू हो जाएंगे छोटी मोटी सिगरेट के हवाले से, स्मोकिंग के हवाले से, और फिर चिट चैट उनकी स्टार्ट होते होते एक इनफॉर्मल ग्रुप उनका बन जाएगा। लंच इकट्ठे जो कर रहे होंगे उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप बनेगा। इसी तरह से कैफ़े में कोई बैठे हैं या क्लब में अगर कुछ मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने के क्लब को ज्वाइन किया है या क्लब की मेंबरशिप ली हुई है, व्हेन दे विल बी गोइंग टू द क्लब, तो उसमें जो जो क्लब मेंबर्स होंगे उनकी बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा, सोशली कांटेक्ट करेंगे वो एक दूसरे के साथ, तो उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाएगा। फिर पॉसिबल होता है कि फिर वो प्रेफरेंसेस बेसिस पे वो खुद से प्लान करें कि ठीक है हम जो ये लोग हैं क्लब मेंबर्स हैं वो मिल के फलां गेम का एक कंपटीशन कर देंगे। तो इस तरह से फिर वो इनफॉर्मल ग्रुप बनते हुए, अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा कि वो बस इकट्ठे चाय पीना चाह रहे हैं, इकट्ठे कॉफ़ी इंजॉय करना चाह रहे हैं, या क्लब मेंबर्स हैं तो क्लब में अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वो एक ग्रुप बना रहे होते हैं, या टाइम किल करने के लिए, रीज़न कैन बी कुछ भी। अब इसमें जो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स अगर बनते हैं तो वो ग्रुप मिल के कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, कोई पार्टनरशिप पे कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या आउटिंग का प्रोग्राम या कुछ भी, वो ऐसा फिर जो है वो डिसाइड करना शुरू हो जाता है। देन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। अब स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि ग्रुप डेवलप होने में टाइम लगता है और उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने 6 8 10 लोगों को इकट्ठा किया और बस उनका ग्रुप बन गया और आपका टारगेट अचीव हो गया। इट्स नॉट दैट मच ईजियर जितना कि पढ़ने में या सुनने में लगता है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मिंग स्टेज, सेकंड इज स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, इसके बाद परफॉर्मिंग स्टेज, एंड लास्ट वन जो है वो आ जाएगी एडजॉर्निंग स्टेज। इट मीन्स के इसमें ग्रुप डेवलपमेंट में वी हैव 5 डिफरेंट फेजेस, जिनमें से गुजरते हुए मेंबर्स एक फाइनल ग्रुप फॉर्म करने के काबिल होते हैं। लेट्स नो अबाउट दी स्टेजेस के इनमें से हर एक स्टेज की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ग्रुप फॉर्मेशन या ग्रुप डेवलपमेंट में उनका क्या रोल होता है, या उसमें किस टाइप की चेंजेस या किस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जा रही होती हैं, या कौन से ऐसी बातें हैं जो कि उस स्टेज के अंदर हो रही होती हैं। फॉर्मिंग स्टेज है वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। इसमें फॉर्मेशन हो रही है ग्रुप की। हम बात करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क ग्रुप्स हैं उनके हवाले से, जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं। फॉर्मल ग्रुप है एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स को चूज किया और एक स्पेशल टास्क उनको असाइन कर दिया। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने टास्क असाइन किया कि वो कोई न्यू आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट वो स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि हर एक डिपार्टमेंट से एक एक एक्सपर्ट को बुलवाया जाए। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट लेवल्स के जो 3 to 4 या 5 मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बुलवाया जाए, और हर एक डिपार्टमेंट से 4 5 एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया गया इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ग्रुप। अब उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ने मैसेज दे दिया, वो इकट्ठे हो गए, एक ग्रुप बन गया, बज़ाहिर एक ग्रुप बन गया। लेकिन इसमें मसला क्या आता है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि डिफरेंट
जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से डिफरेंट एक्सपर्टीज वाले डिफरेंट वर्कर्स इकट्ठे हुए हैं, उनमें से हर कोई अपने काम में एक्सपर्ट है। तो अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रुप्स पर्पस होगी कि ये जो हम एक्सपर्ट्स को बुलवाया गया है, ये क्यों बुलवाया गया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिपार्टमेंट लेवल पे कोई ऑर्डर देना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रॉब्लम देखी हर डिपार्टमेंट में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व होना चाहती है, होना क्या है इसमें। फिर ये कि जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, क्या इसमें हर एक जो ग्रुप मेंबर है उसकी इक्वल इम्पोर्टेंस और इक्वल रैंक होगा, या इक्वल ट्रीटमेंट उसको मिल रहा होगा, या फिर उसमें सीनियरिटी बेसिस पे जो है कुछ को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा होगा, या उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा होगा, उनको ज़्यादा एक्सपर्ट समझा जा रहा होगा और बाकियों को उतना एक्सपर्ट या स्पेशलाइज नहीं समझा जा रहा होगा। फिर ये कि कौन किसको कमांड करेगा, कौन किसका बॉस होगा, क्या उसमें प्रॉपर एक हायरार्की बनेगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा, या कि ऐसा सेटअप नहीं होगा, क्या वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में से जो हर एक डिपार्टमेंट से 4-5 लोग आए हुए हैं उन्हीं में से जो सीनियर होगा वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के 4-5 लोगों को कंट्रोल कर रहा होगा, या सारे डिपार्टमेंट्स में से किसी भी एक इंडिविजुअल को चूज करते हुए सारे उस वो जो एक न्यू ग्रुप फॉर्म किया गया है उनको वो लीड कर रहा होगा, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होगा, वो एक इंडिविजुअल जो है सारों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन कि वो कौन सा इंडिविजुअल होगा जो कि लीडर चूज किया जाएगा, किन बेसिस पे लीडर चूज किया जाएगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन कोई लीडर किसी को चूज करेगी, या फिर कोई वॉलंटरीली लीडर बनेगा, या फिर वोटिंग होगी और उसकी बेस पे लीडरशिप डिसाइड होगी। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, दैट इज फॉर्मिंग स्टेज। अब यहाँ पे मेंबर्स टेस्ट द वाटर्स टू डिटरमिन व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स आर एक्सेप्टेबल। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, जैसे आपकी फर्स्ट क्लास होती है, आप लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ डिफरेंट कल्चर्स के साथ आते हैं इन अ स्पेसिफिक सेटअप जो आपका क्लासरूम है, उसमें यू हैव नो आइडिया कि क्या करना अलाउ होगा, क्या करना अलाउ नहीं होगा, कैसा सेटअप होगा, रूल्स रेगुलेशंस किस तरह के होंगे। तो ये टेस्टिंग ऑफ वाटर्स होगा, आपको जो ठीक लगेगा यू विल बी डूइंग दैट थिंग, और फिर आपको टाइम के साथ साथ समझ आएगी कि ठीक है दीज आर बिहेवियर्स जो कि एक्सेप्टेबल हैं एंड दीज आर बिहेवियर्स जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो शुरू में जैसे अनबन होती है आप लोग बल्कि आप कह सकते हैं कि इसमें फॉर्मिंग स्टेज में थोड़ा सा आप रिलेक्टेंट होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है, अगला बंदा माइंड ना कर दे, या कल को अगर यही लीडर चूज होता है या सीआर चूज होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यू हैव नो आइडिया अबाउट द इंडिविजुअल्स जिनके साथ आप बैठे हुए, जिनके साथ जो कि आपके क्लासमेट्स हैं। तो यही चीज़ फॉर्मिंग स्टेज जो फॉर्मल वर्क ग्रुप्स हैं उसके अंदर हो रहा होता है कि इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, वो इतना एक दूसरे को जानते नहीं होते, तो दे हैव नो आइडिया कि किसको क्या बुरा लग जाए। तो वो बड़ा एक जो फॉर्मल सा इंट्रोडक्टरी सी बातें होती हैं फॉर्मिंग स्टेज में वो हो रही होती है। फिर सेकंड इसके अंदर जो मेन पॉइंट होता है वो ये कि हर बंदा इमेज कॉन्शियस होता है कि मुझे एक्सेप्टेंस मिले, लोग जो हैं वो मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे एक अच्छा इंडिविजुअल, एक अच्छा वर्कर और कॉम्पिटेंट वर्कर समझे। तो वो अपने कॉम्पिटेंस की बेस पे, अपनी स्किल्स की बेस पे जो उनके परफॉर्मेंस हैं या जो जो कुछ उसकी अचीवमेंट्स हैं, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को उनका जिक्र कर रहा होगा। तो इस तरह से एक इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा होता है फॉर्मिंग स्टेज में। ये तो सब अच्छा अच्छा जो आपका मिड टर्म तक का आपका फेज होता है स्टूडेंट्स का, यूजुअली ये वो होता है। उसके बाद मिड टर्म हुआ, अब आपको थोड़ा बहुत आप जानना शुरू हो गए, जानने के बाद वो जो इंट्रोडक्शन और जो फॉर्मेलिटीज हैं आप थोड़ा उनसे हट गए। अब आप
बताना चाहते हैं कि आई एम नॉट दैट मच इजी, आई एम नॉट दैट मच फॉर ग्रांटेड, जितना कि मुझे समझा जा रहा है, मुझे हल्का लिया जा रहा है। तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी वर्थ को एक्सेप्ट करवाने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट यू आर एक्चुअली, आप वो चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इंट्रा जहाँ पे भी आता है दैट मीन्स कि वो उसी सेटअप के अंदर, इंट्रा ग्रुप है अगर तो उसी ग्रुप के अंदर। अब एक ग्रुप जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट इंडिविजुअल्स को चूज किया और एक ग्रुप सेट किया। अब उस ग्रुप के अंदर ही लोगों के पर्सनैलिटी की वजह से, लीडरशिप की वजह से, जो उनके पर्सनैलिटी मिसमैचेस हैं या इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं, उसकी वजह से क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, आपके लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ तो ख़त्म हो गई। अब आपको पता है कि क्लास मेंबर्स के साथ ही रहना है, तो आप फिर बताएंगे कि नहीं सॉरी, आई डोंट एग्री विद वट एवर यू हैव सेड, मेरे हिसाब से तो दिस इज द गुड थिंग। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, दूसरे को लगेगा कि नहीं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री या उसको गलत कैसे कह रहा है, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। एक इंडिविजुअल कहता कुछ और है, दूसरा उसको परसीव कुछ और करता है। एक बंदा जो है वो ऐसे कल्चर से बिलोंग करता है जिसके लिए आ, उसको लगता है कि ठीक है, अपना टास्क अचीव करने के लिए, अपने पर्सनल गोल को ऑब्टेन करने के लिए यू कैन मेक शॉर्टकट्स, लेकिन दूसरा जो है उसको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत गलत चीज़ है, और मिसमैचेस यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। जो इंडिविजुअलिटी है हर एक इंडिविजुअल की, उसकी बेस पे पीपल में रिजिस्ट कि एक दूसरे से अगर डिसएग्री कोई करता है तो दूसरा जो है वो उसके अगेंस्ट हो सकता है। जो भी एक इंडिविजुअल कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो दूसरा उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे, या कोई इंडिविजुअल अगर उस पर हावी होने की कोशिश करता है या अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है या उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है कि नहीं, दिस इज नॉट वट हु आई एम, मेरी इंडिविजुअलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को हाईलाइट करने की और एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो वर्क ग्रुप में भी अब मैं जो काम करता हूँ, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, दैट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म द टास्क, या मेरे हिसाब से काम करने का सही तरीका ये है और यही, दिस इज द ओनली वे जो कि ठीक है। दूसरा बंदा, उसको अब लग रहा है कि मतलब मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ वो ठीक काम नहीं है क्या, वो उसके अगेंस्ट, फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो करेगा और वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं, वट एवर मेथड आई एम यूजिंग फॉर परफॉर्मिंग माई जॉब वो ठीक है। तो इस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाते हैं और यहीं पे फिर एक नीड क्रिएट होती है, ज़रूरत महसूस होती है एक लीडर की कि जो इनको कंट्रोल करे, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए ग्रुप के अंदर, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं और कौन से एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स नहीं हैं, या कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। तो इस, जैसे ही ये स्टॉर्मिंग स्टेज कंप्लीट होती है, वहीं पे एक क्लियर हायरार्की ऑफ लीडरशिप विद इन द ग्रुप स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे हम कहते हैं कि अब एक इंडिविजुअल को चूज करने की ज़रूरत पेश आई है, क्योंकि सारे ही जो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं, ग्रुप के अंदर मेंबर्स की आपस में बन नहीं रही है। तो जिस टास्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इकट्ठा किया है वो टास्क तो अनअकम्प्लिश्ड रह जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं चाहती। तो फिर एक लीडर को चूज किया जाएगा, फिर लीडर विल डिसाइड कि क्या करना है, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू नॉट बिहेव। तो यहाँ पे ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग
आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाएगी बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। जब रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं, कौन सी डिस्कशंस करना अलाउड है, कौन सी डिस्कशंस करना प्रोहिबिटेड है। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में या अक्सर कहीं किसी वर्क प्लेस में भी देखें तो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन और जो रिलीजियस मैटर्स हैं इनके डिस्कशन से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल की जो परसेप्शन है दैट इज़ डिफरेंट पॉलिटिक्स के हवाले से और रिलीजन के हवाले से। तो ये पर्सनल चीज़ें हैं, इनके डिस्कशन जब भी होती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो छोटी बात है, वहाँ पे प्रॉपर क्लैशेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से चाहे आपका नुकसान हो रहा हो, आप फिर भी उस बंदे के साथ एग्री नहीं करते हैं, उस एम्प्लॉय के साथ टास्क परफॉर्म करना पसंद नहीं करते, बिकॉज यू विल स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और कोहेसिवनेस को बरकरार रखने के लिए और लोगों के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस या जो नॉर्म्स हैं वो सेट कर दी जाती हैं कि आप अपनी जो भी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या आपकी बाकी आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं आप उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने जिस पर्पस के लिए आपको इकट्ठा किया है यू कैन डिस्कस दैट पर्पस ओनली, उसी हवाले से आपकी कम्युनिकेशन हो रही हो। अब दैट इज़ वेरी क्लियर कि किसी भी कोई भी इरेलीवेंट डिस्कशन आपस में नहीं करेगा, ये नॉर्म बन गई। तो इरेलीवेंट डिस्कशन नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ सिर्फ टास्क के हवाले से कम्युनिकेशन हो रही होगी, इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो मेंबर्स की आपस में बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएंगी, उनके क्लोज रिलेशनशिप्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे लिमिटेशंस सेट हो गई हैं, रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड कर दिए गए हैं, दैट्स व्हाई। तो ये नॉर्मिंग स्टेज है कि जो एक स्टॉर्म आया हुआ है, जो आंधी तूफान मचा हुआ है ग्रुप के अंदर ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको सेटल डाउन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए। तो अब यहाँ पे सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी एक कॉमन एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं कि क्या करना है, कैसे बिहेव करना है। अब दिस इज अ फेज वेयर ग्रुप इज रेडी टू परफॉर्म नाउ, जिस एक्चुअल टास्क के लिए उनको हायर किया गया वो आएगी नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, जिसको हम परफॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका ग्रुप फुली फंक्शनड है और उसको जो भी टास्क असाइन किया गया है वो उसको परफॉर्म करेगा, जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं, जो भी फंक्शंस उन्होंने परफॉर्म करने हैं, दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग दोज काइंड ऑफ फंक्शंस और वो अपनी ड्यूटीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो वट एवर दी स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड के कौन किसको लीड कर रहा होगा, कौन किसको किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे नॉर्म स्टेज में डिसाइड हो गई ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ही खत्म हो। रूल्स रेगुलेशंस आर डिसाइडेड नाउ, तो परफॉर्मेंस के लिए ग्रुप इज रेडी नाउ और हर एक इंडिविजुअल को फिर उनका टास्क बता दिया जाएगा, तो दे विल बी परफॉर्मिंग वट एवर इज असाइंड टू देम। उसके बाद वंस द टास्क इज अकम्प्लिश्ड, जिस टास्क के लिए जिस पर्पस के लिए ग्रुप की फॉर्मेशन की गई थी, द टास्क इज ओवर नाउ, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो दिस इज टाइम टू से गुड बाय, टू डिसॉल्व द ग्रुप। आप अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से बुलवाए गए एम्प्लॉयज को वापस उनकी एक्चुअल जॉब्स पे भेज देंगे। अब देर इज नो मोर ग्रुप्स, तो आपका जो ग्रुप है वो डिसबैंड हो जाएगा। आप अपनी एक्टिविटीज़ को, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें वो आप कंपाइल करते हुए रैप अप करेंगे एक्टिविटीज़ को और उसके बाद फाइनली ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद ग्रुप के अंदर चूंकि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप एक सेलिब्रेशन के बाद पूरे ग्रुप की अचीवमेंट की सेलिब्रेशन होती है और उसके बाद फिर जिनकी आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आपके अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर वेर एवर यू आर गोइंग आप उसके लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जाना प्रेफर करते हैं या उनको एटलीस्ट इनवाइट करते हैं।
तो वंस द टास्क इज कंप्लीटेड ग्रुप विल बी एडजर्न, वो ख़त्म हो जाएगा, डिसबैंड हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई चाहे तो फ्रेंडशिप्स और बॉन्डिंग की बेस पे उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप अपनी सोशल लाइफ के हवाले से वो बना सकते हैं। अब ये एग्जिबिट है जो कि स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखिए डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनको एक स्पेसिफिक गोल के लिए इकट्ठा किया गया, एक ग्रुप फॉर्म किया गया। अब ये देखें हर एक अपनी मनमानी है, ये डायरेक्शन ऑफ एरो आपको शो कर रही है कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्जी कर रहा है, कौन किसके साथ बात करना चाहेगा, कैसी बात करना चाहेगा, उनका इंटरेक्शन वो डिफरेंट है। फिर उसके बाद ये स्टॉर्मिंग फेज है कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो नीचे आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, इसके तरफ 3 लोगों की डायरेक्शन आ रही है। दैट मीन्स कि इन लोगों का की बॉन्डिंग आपस में स्ट्रांग बनती है, जबकि ये दो जो हैं ये इसके साथ भी हैं, इन दो की आपस में नहीं बन रही है, मे बी ड्यू टू पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। फिर ये आती है आपकी थर्ड स्टेज, जहाँ जो कि नॉर्मिंग स्टेज है। आपका लीडर डिसाइड हो गया, ये आपको कंट्रोल कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको हमने लीडर कहा। फिर ये परफॉर्मिंग है जिसमें वो एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ये देखें हर एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक एरो बन रहा है, मतलब ये कि सारे एक दूसरे के साथ इन टच हैं। फिर जो लास्ट डायग्राम है ये एडजॉर्निंग स्टेज है। इसमें देखिए जो डॉटेड लाइन है दैट मीन्स कि इनका की जो सोशल बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं थी। तो ये आपस में काम कंप्लीट होने के बाद जब ग्रुप डिसॉल्व हुआ तो इनका इंटरेक्शन आपस में नहीं रहा। लेकिन ये जो स्ट्रेट जॉइंट लाइन है, ये जिस दिन में